हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स करेंगे और करंट अफेयर कब से कब तक करेंगे? 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के। जैसे आपको पता है कि वीकली करंट अफेयर आपको कराए जाते हैं, पर वो आपको कराते थे सर, है ना। तो सर वीरेंद्र सर एक्चुअली उनका कुछ फैमिली फंक्शन है जिसके कारण वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो 2 हफ्ते के लिए मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके पास ये रहेगी कि अगर आपको इस पूरी जो करंट अफेयर सीरीज है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, वो भी ब्राइट टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास वीकली करंट अफेयर्स हैं ये। हमको पता है नया साल चढ़ा है अभी, ठीक है। और नए साल में जो शुरू से लेकर 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के जो करंट अफेयर है उनको वाइंड अप करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ साथ आप मुझे आंसर देते रहेंगे जो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें 2023 के, बिल्कुल अभी शुरुआत करी है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला करंट अफेयर, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखें तो करंट अफेयर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए? हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्योंकि आजकल कई बारी ऐसा पेपरों में देखा गया है कि स्टैटिक कम है, जीके कम है, ठीक है, प्लस क्या आ जा रहा है, ज्यादा करंट अफेयर आ जा रहा है। अपॉइंटमेंट्स, ऑर्बिचरीज, ठीक है, उसके साथ किसकी अपॉइंटमेंट कहां हो रही है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कहां इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, कहां कौन नहीं कर रहा है, कौन प्रेसिडेंट बन रहा है किस कंट्री का, इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम करेंगे यहाँ पे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपीज पे, अपनी नोटबुक्स पे प्रॉपर तरीके से बनाइए चीजों को, ताकि आप लिख पाएं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली करंट अफेयर से। पहला करंट अफेयर है अपने पास, अरविंद वालिया इज इंडियन आर्मी न्यू इंजीनियर इन चीफ। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट बन गया है, इस पे कोई घुमाने वाली बात नहीं रहेगी कि कौन बने हैं अभी इंजीनियर इन चीफ। तो क्या टिक करेंगे आप सभी भाई, कौन है नए इंजीनियर इन चीफ? तो आपको याद रखना है अरविंद वालिया। कौन बने हैं यहाँ पे? अरविंद वालिया, ठीक है। अच्छा, अब कई बार पेपरों में ऐसा आ जाता है कि उन्होंने किसको सक्सीड करा है, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है अरविंद वालिया, उनसे पहले भी तो कोई होगा। तो कौन है पहले? हरपाल सिंह है, और हरपाल सिंह के बाद अगले कौन बने हैं अपने पास? अरविंद वालिया। तो ठीक है, तो याद रखेंगे कौन बने हैं भाई साहब, ठीक है। तो अरविंद वालिया जो है नए इंजीनियर बने हैं। कहां के इंजीनियर बने हैं भाई? आर्मी के, ठीक है, आपको याद रखना है। अब लिखता है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, a 1986 बैच ऑफिसर एंड एल्यूमिनस ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एल्यूमिनस का मतलब होता है फॉर्मर, ठीक है। एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पे? फॉर्मर मेंबर, ठीक है। सीखा करो, साथ साथ में ये वर्ड्स को देखा करो, इनके मीनिंग्स देखा करो। एल्यूमिनस का मतलब होता है फॉर्मर मेंबर है ये, ठीक है, फॉर्मर मेंबर है ये ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि कहां पर है भाई? एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया आपके पास, देहरादून में। हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। चलिए, तो क्वेश्चन बन गया अपने पास, अरविंद वालिया जो हैं वो क्या बने हैं? नए अपने पास क्या बने हैं? इंजीनियर इन चीफ बने हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं यहां से, क्योंकि अब क्या न्यूज में बन सकता है यहाँ पे भाई? इंडियन आर्मी आ गई ना न्यूज में। अब देखते हैं इंडियन आर्मी से फैक्चुअल क्वेश्चन क्या क्या बनता है अपने पास, ठीक है। करें शुरू? चलिए बिल्कुल, बताइए भाई इंडियन आर्मी, या फिर ऐसा कहें कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और अभी कुछ दिनों में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आर्मी डे। बताइए कब किया जाता है आर्मी डे सेलिब्रेट? फटाफट से बताएंगे, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए भाई, ठीक है, गुड। याद रखना है आपको 15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज, क्या मनाया जाता है उस दिन? आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है उस दिन? आर्मी डे मनाया जाता है। सबको पता है अंग्रेज हमें छोड़ के जा रहे थे, छोड़ के जा नहीं रहे थे, भगाया था हमने उन्हें, ठीक है। तो अंग्रेज गए, उसके बाद हमारी आर्मी का जो एज्यूम है, पूरा जो चार्ज है, ठीक है, वो फील्ड मार्शल एम करियप्पा, ठीक है, फील्ड मार्शल जिनका नाम आपने सुना होगा, एम करियप्पा। याद रखना है आपको, के एम करियप्पा उनका पूरा नाम है, के एम करियप्पा, ठीक है, के एम करियप्पा फील्ड मार्शल। इनको चार्ज दिया गया था, इनको सब कुछ चीजें सौंपी गई थी इस दिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब देखो क्वेश्चन कैसे बना, याद करने का तरीका,
15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज, क्या टिक करोगे भाई, इंडियन आर्मी डे। अगर हमसे पूछा जाए कि इंडियन आर्मी जो डे है वो क्यों मनाया जाता है, बिकॉज ऑफ KM करियप्पा। कौन थे ये, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या बना कि अरविंद वालिया कौन बने हैं अभी अभी नए नए अपने पास, तो इंजीनियर इन चीफ। सीधी बात है, हमें लिखना तो नहीं है ना पेपर में, हम ऐसे याद रख सकते हैं इंजीनियर बने हैं नए नए, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ कौन है अभी, मतलब अपने CDS कौन है यहाँ पे। अच्छा, पहले CDS कौन थे, सबको पता है, जनरल विपिन रावत जी, बिल्कुल याद रखना है आपको उनका नाम, ठीक है। और अगर अभी हम करंट की बात करते हैं तो करंट कौन बने हैं अपने पास, अनिल चौहान। कौन है अभी अपने पास करंट, अनिल चौहान, ठीक है। तो भूलना नहीं है कौन है अपने पास अभी करंट, CDS कौन है अपने पास करंट अभी, अनिल चौहान या फिर जनरल अनिल चौहान। चलिए, तो पहली करंट अफेयर यहां से आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने इंडियन आर्मी से रिलेटेड डाटा को पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली वाली कैसी न्यूज होगी आपके पास, अपॉइंटमेंट वाली, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे, यहाँ पे सेकंड कहता है इंटरनेशनल न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो गई अपने पास, क्रोएशिया अब कंट्री आ गई, ठीक है। कंट्री का नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल और करेंसी बताइए मुझे फटाफट से, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, क्रोएशिया जॉइन्स शेंगेन जोन एंड स्विचेस टू यूरो। वेरी इंपॉर्टेंट, दो बातें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, समझेंगे अभी दोनों को। यहाँ पे एक तो क्या बोला कि क्रोएशिया ने क्या ज्वाइन कर लिया है भाई, शेंगेन जोन कहते हैं इसको, ठीक है, शेंगेन जोन है, इसको ज्वाइन कर लिया है। और अगर हम बात करें और किसकी तरफ स्विच किया है, यूरो की तरफ। और यूरो याद रखो, यूरोप से यूरो मींस करेंसी की बात हो रही है, समझेंगे अभी हम इस बातों को, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है क्रोएशिया जो है वो यंगेस्ट मेंबर बना है, यंगेस्ट मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जिसने क्या अडॉप्ट करा है, यूरो करेंसी, एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूरोप्स बॉर्डर फ्री शेंगेन जोन, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि ये शेंगन होता क्या है, पहले शेंगन समझते हैं फिर आते हैं बातों पे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, शेंगन एरिया। अब शेंगन है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में बात करते हैं। एक एरिया बनाया है, ठीक है, जैसे मैं और आप अपने देश के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ यहाँ पे कुछ एरिया है यूरोप का जिसे शेंगन कहा जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, शेंगन एरिया सिग्निफाइज अ जोन जहां पर 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग 4 विच आर नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। 4 ऐसी कंट्री भी हैं जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है। अबॉलिश्ड, उन्होंने क्या अबॉलिश कर दिया है, अपना इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे खत्म कर दिया है फॉर द फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द पीपल। अब क्या लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आराम से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रेड फ्लरिश हो सकता है, आना जाना हो सकता है, बहुत सारी चीजें, कल्चरल एक्सचेंज, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कि यहां पर हो जाएगी। तो ठीक है, तो कौन सी, अब समझ में आ गया, शेंगन एरिया। शेंगन एरिया याद रखना है, यूरोप के अंदर एक ऐसा जोन है जहां पे सारे बॉर्डर्स को क्या कर दिया गया है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहां पे जो भी बॉर्डर्स हैं उन्हें क्या कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया है, और वहां पे फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सकती है किसकी, लोगों की। ठीक है, तो चलिए यहां तक ये न्यूज भी आपके पास क्लियर हो जाती है। अब समझिए एक और चीज को, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अच्छा, क्रोएशिया, अब एक ही कंट्री थी क्या क्रोएशिया जो इसमें ऐड हुई थी, वैसे तो 3 थी, तो याद रखेंगे, एक तो क्रोएशिया थी, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा पहले का, बुल्गारिया थी, उसके अलावा रोमानिया थी। ठीक है, याद रखना है आपको, पर ये दोनों का काम बना नहीं, और किसका काम बन चुका है भाई, क्रोएशिया का काम यहाँ पर बन चुका है। तो क्रोएशिया किसके अंदर काउंट हो गया है, शेंगन एरिया के अंदर काउंट हो चुका है। अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कैसे निकालोगे, यहाँ से कहता है क्रोएशिया अ बाल्कन कंट्री। अब ये बाल्कन क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है ये बाल्कन, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ अभी। एंड क्रोएशिया अ बाल्कन कंट्री इज नाउ द 20th मेंबर ऑफ द यूरोजोन। ठीक है, यूरोजोन की कौन सी नंबर की कंट्री बनी है, ध्यान देना, यूरोजोन पूछ रहा है वो आपसे, और यूरो क्या था अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, करेंसी है ना, तो यूरोजोन की कौन सी मेंबर बनी है, 20th कंट्री बनी है, और 27th कंट्री बनी है जिसने पासपोर्ट फ्री एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए पासपोर्ट फ्री
शेंगेन जोन को क्या करा है, उसकी मेंबर भी बनी है। ठीक है, तो क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया थे जिनको क्या चाहिए था, जो कि शेंगेन जोन में जाना चाहते थे, पर रोमानिया और बुल्गारिया का काम नहीं बना। किसका काम बन गया वहां पे, क्रोएशिया का काम बन गया। भाई साहब चले गए, मतलब कंट्री चली गई वहां पे आपके पास। ठीक है, और अगली अगर हम बात करें, साथ ही इसने किस तरफ स्विच कर लिया करेंसी के मामले में, यूरो को। यूरोजोन को ज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री हुई, 20th, और शेंगेन में आने वाली कौन सी कंट्री हुई भाई, ये 27th हो गई। तो 2 क्वेश्चन यहां से निकल गए आपके पास जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कहता है क्रोएशिया इज फॉर्मर यूगोस्लोवक रिपब्लिक एंड दैट फॉट एन इंडिपेंडेंस वॉर। 1990s में इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी होगी। ठीक है, और बाद में यूरोपियन यूनियन को कब ज्वाइन करा था, 2013 में। कब ज्वाइन करा था, 2013 में। तो आपके पास यहां से एक और क्वेश्चन निकल कर आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास करंट अफेयर इसका, जो कि न्यूज था। अब हम थोड़ा बाल्कन कंट्री के बारे में बात करते हैं, बाल्कन होता क्या है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, अगर आप, मैं यहां पे करा दूं आपको इसको थोड़ा सा, ठीक है, देखिएगा, है ना, मान लेते हैं कि दिस इज यूरोप, है ना, दिस इज यूरोप, इमेजिन दिस इज साउथ, और ये यूरोप का साउथ ईस्ट हो गया। तो यूरोप के साउथ ईस्टर्न एरिया में, यूरोप का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, जो हिस्सा है, वहां पर एक पूरा का पूरा पेनिनसुला बनता है। याद करिए, इंडिया भी एक पेनिनसुला है, और पेनिनसुला किसे कहा जाता है, पेनिनसुला किसे कहा जाता है, जो कि ऐसा एरिया जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग भाई, उसे कहते हैं हम लोग पेनिनसुला। ठीक वैसे ही एक साउथ ईस्ट वाले रीजन में, नीचे वाले हिस्से में, एक पूरा का पूरा पेनिनसुला बनता है। ठीक है, 4 सी है वैसे तो, यहाँ पे 3-4 सी के आसपास बनता है, और इस पूरे पेनिनसुला को, ठीक है, क्या कहते हैं, बाल्कन कहते हैं। और इस पेनिनसुलर पे आने वाली कंट्रीज को क्या कहा जाएगा भाई, बाल्कन कंट्रीज कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट करती हूं, बाल्कन वाला जो एरिया है यूरोप के, जब आप साउथ ईस्टर्न हिस्से पे चलते हैं तो वहां एक पेनिनसुला बनता है, पूरा इंडिया की तरह एग्जैक्ट ऐसा पेनिनसुला तो नहीं बनता है, पर थोड़ा टूटू फूटू मतलब बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पेनिनसुला बनता है, और इस पेनिनसुला पे आने वाली कंट्रीज को ही क्या कहा जाता है, बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो क्रोएशिया भी इसके अंदर है। क्रोएशिया के अलावा अगर हम बात करें, मैसेडोनिया, सुना होगा, अलेक्जेंडर आया था मैसेडोनिया से। ठीक है, मैसेडोनिया, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, बुल्गारिया, कोसोवो, उसके बाद साइबेरिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बाल्कन के अंदर आती है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाल्कन जो है, जो बाल्कन कंट्रीज है, या बाल्कन जो पेनिनसुला है, वो किन किन सी से क्या हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, मुझे बताएंगे आप। ठीक है, 3 तरफ से, 4 तरफ नहीं, 4 हो गया तो आइलैंड बन गया ना, 3 होगा तो पेनिनसुला होगा। तो आप मुझे बताएंगे वो 3 सी कौन कौन से हैं। एक यहां पर है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे प्रॉपर तरीके से। वैसे तो 4 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 आएंगे, पर आप मुझे बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा कि किस किस के पास है ये बाल्कन कंट्रीज वाला। ठीक है, चलिए, तो आपके पास ये वाली भी होगी। तो नई कंट्री का नाम बताइए जिसने शेंगेन जोन को ज्वाइन करा है। आंसर क्या आ जाएगा आपके और मेरे पास, क्रोएशिया। क्या आ जाएगा, क्रोएशिया। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्रोएशिया, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है। अब यहां से क्वेश्चन बन गया आपके पास, तो क्या बनेगी इसकी कैपिटल, ज़ैग्रेब। ठीक है, याद रखना है आपको, ज़ैग्रेब क्या है इनकी कैपिटल, ज़ैग्रेब इनकी कैपिटल आती है। चलिए, तो आपके पास सेकेंड न्यूज भी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट कौन सी थी, अरविंद वालिया क्या बने हैं नए नए अभी भाई, इंडियन आर्मी, क्या बने, इंडियन आर्मी के न्यू इंजीनियर इन चीफ बने। किसको सक्सीड करा था, हरपाल सिंह को। ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसने शेंगेन जोन को अभी अभी क्या करा है, उस पे गई है या ज्वाइन करा है। तो आपको याद रखना है, दैट इज क्रोएशिया। और क्रोएशिया कौन से नंबर की कंट्री बनती है, 27th नंबर की कंट्री बनती है जो शेंगेन जोन को ज्वाइन करती है। बाल्कन क्या होता है, बाल्कन एक ऐसा एरिया, अ टाइप ऑफ पेनिनसुला, पूरा पेनिनसुला है ये, जिसके ऊपर कुछ कंट्रीज है। ठीक है, पेनिनसुला के ऊपर कुछ कंट्रीज है, और उन कंट्रीज के ग्रुप को बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद ये हो गई आपके पास। अब देखिए यहाँ पे एक और 2 चीजें लिखी है, इनको भी पढ़ लेते हैं। कहता है दिस इज द लार्जेस्ट फ्री ट्रेवल जोन। किसकी बात कर रहे हैं हम, शेंगेन जोन की। ठीक है, सबसे फ्री ट्रेवल जोन है इन द वर्ल्ड, was established in 1985 as an intergovernmental effort including 5 EU मतलब यूरोपियन यूनियन नेशंस, जिसमें फ्रांस,
जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सारी की सारी आती हैं। द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स दैट हैव अडॉप्टेड द यूरो एज अ नेशनल करेंसी कलेक्टिवली रेफर टू देमसेल्फ एज अ यूरो एरिया। तो यूरो एरिया, यूरो जोन किसे कहा जाता है? ऐसी कंट्रीज का झुंड या ऐसी कंट्रीज का ग्रुप जिन्होंने क्या ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने करेंसी किसे माना है? यूरो को माना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूरो को। विद क्रोएशिया 20 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स एंड 347 मिलियन यूरोपियन यूनियन सिटीजंस विल शेयर द यूरोपियन यूनियंस कॉमन करेंसी। ठीक है, चलिए, तो याद रहेगा अब आपको ये वाला डाटा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए थर्ड न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि अगेन हमारे लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। कहता है 39th, मतलब अब कौन बने हैं भाई? एक तो अपने को सीरियल नंबर मिल गया, ठीक है, कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है अपने पास? 39th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के भाई? ब्राजील के। ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट का है भाई? तो याद रखेंगे आप लोग, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में एक रिवर है, ठीक है, क्या नाम है जिस रिवर का? भाई आपको पता है सभी को, रिवर का नाम है अमेज़न। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो वो भी कहाँ पर आती है आपके पास? साउथ अमेरिका में। याद रखना है, साथ साथ फैक्चुअल डाटा साथ साथ याद रखा करो। ब्राजील की जब हम बात करते हैं तो ब्राजील जो है वो 5वीं बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ध्यान देंगे, ब्राजील जो है वो 5वीं बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, जैसे सबसे पहले रशिया है, उसके बाद फिर अपने पास यहाँ पे कौन सी आती है? 5th नंबर पे ब्राजील आती है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के मामले में कितना रैंक करती है, तो भाई 7th रैंक करती है पॉपुलेशन में, और 5th रैंक करती है किस में भाई? एरिया में। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपके पास फैक्चुअल डाटा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? बताना मुझे जरा सा, कौन सा कॉन्टिनेंट है भाई? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में ही हमारे वर्ल्ड की एक सबसे लंबी नदी, लंबी बोलने का मतलब हो गया लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, कौन सी आएगी आपके पास? अमेज़न। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे नाम पढ़ते हैं अगला वाला। ठीक है, अब प्रेसिडेंट बने जिनका नाम है लुइस इनाकियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, अब इनको कैसे याद रखा जाता है? लूला से आप इनको याद रख लेंगे। ठीक है, द वेटरन लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन। अब लेफ्ट विंग कौन होते हैं? जिनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सोशलिस्ट, इस तरह इन सब चीजों में होती है। ठीक है, लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन है, नोन वाइडली एज लूला। इन्हें क्या कहते हैं? लूला के नाम से ही जानते हैं सारे। एंड वो स्वॉन इन एज फॉर द 3rd टर्म, मतलब ये बंदा पहले भी 2 बार क्या बन चुका है? प्रेसिडेंट। अब ये 3री बार बनने जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि 2 ही टर्म फॉलो किया करते थे, बट अब की अगर हम बात करें, करंट की अगर हम बात करें, तो 3 टर्म है ना, मतलब कितना भी टर्म हो सकता है, तो यहाँ पे 3 टर्म है। इनका 3rd टर्म आता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। याद रखना है आपको। ही वॉज स्वॉन इन एज 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील बाय विनिंग द 2022 ब्राजीलियन जर्नल इलेक्शन अगेंस्ट फार राइट लीडर। अब लीडर कौन है यहाँ पे? जेयर बोल्सोनारो। और अगर आपको पता हो, आप लोगों ने इनका नाम जो है वो कोविड के दौरान सुना होगा। ठीक है, ब्राजील का जो उनके प्रेसिडेंट का नाम है वो आपने कहाँ सुना होगा? 2020 में भी सुना होगा, करंट जब आप कोविड के दौर पे थे। ठीक है, उस पे तो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील फ्रॉम 2019 से लेके 2022 के बीच में। अच्छा, अब ये प्रेसिडेंट तो हो गए, प्रेसिडेंट के साथ ही एक वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिया जाता है। ठीक है, वो कौन है यहाँ पे? तो उनका नाम है गेराल्डो एल्कमिन। ठीक है, वो स्वॉन इन एज ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो याद रखेंगे आप अभी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? लूला। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? गेराल्डो। कौन है यहाँ पे? गेराल्डो। कौन आते हैं यहाँ पे? गेराल्डो। 3-4 बार बोलेंगे तो नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पे क्वेश्चन पे यहाँ पे बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, चलिए, तो अगली न्यूज देखेंगे, इसके बाद हम अगला आता है। और मैंने भी आपको बता दिया ब्राजील कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, तो क्या टिक करेंगे हम वहां पे? साउथ अमेरिका। ये हो गया हमें अपने पास क्लियर। और अगर अच्छा ब्राजील की कैपिटल की बात करें, एक बार जरा सा मुझे बताना, ब्राजील की कैपिटल का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा इसका नाम ब्रासिलिया। ठीक है, ब्रासिलिया। और करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? बताइए मुझे, करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी चलती है यहाँ पे रियल।
करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे, रियल। कैपिटल क्या है, ब्राजील की ब्रासिलिया, याद रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और रियल है ना, रियली ऐसे याद रख सकते हो ना, ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया है, रियली, हाँ रियली भाई, रियल क्या हो गया उनके पास, आपके पास उनकी करेंसी हो गई, ठीक है। चलिए ये वाइंड अप करते हैं, अगली न्यूज पे चलते हैं। अगला आता है फाइड, ठीक है। अब फाइड एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, समझाऊंगी अभी आपको। फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्स चैंपियनशिप 2022, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है। फाइड क्या है, पहले तो आपको याद रखना है फाइड किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसको अगर हम अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में अगर हम याद रखने की इसको कोशिश करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वर्ल्ड की चेस फेडरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, वर्ल्ड की चेस फेडरेशन भी आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, और वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो आपको याद रहे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब फॉर्म हुआ था, आपको सर ने कराया होगा डेफिनेटली, मुझे बताएंगे आप इसके बारे में। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसके पे आते हैं अभी। इंडियन ग्रैंड मास्टर, अब ग्रैंड मास्टर एक बहुत बड़ा टाइटल है, टॉप का टाइटल है, ठीक है, याद रखो टॉप का टाइटल है, किस फील्ड में, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, मतलब ग्रैंड मास्टर जो है वो चेस की फील्ड में एक टॉप का वो है अपने पास, टॉप का क्या बोल सकते हैं उसको, उपाधि है एक तरीके से, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कोनेरू हम्पी अ फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन वॉज वॉन, क्या जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स वर्ल्ड बिल्स चैंपियनशिप एट द फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्स चैंपियनशिप 2022। अब ये तो याद हो गया 2022 में, भाई हुआ कहाँ था ये, तो अलमैती कजाकिस्तान में, कहाँ पर हुआ था, अलमैती कजाकिस्तान में ये हुआ था। और वहां पे कौन जीती हैं, तो याद रखना है आपको, कोनेरू हम्पी, कौन जीती हैं, कोनेरू हम्पी। अगला पॉइंट कहता है कोनेरू हम्पी हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड विल्स चेस चैंपियनशिप एंड डिफीटिंग, किसको हराया है, भाई चाइना को हराया है हमने, बहुत खुशी की बात है ना, कोविड देने वाले, तो याद रखना है आपको, डिफीटिंग जोंगिया, जो भी इनका नाम है, जोहन गियाई त्यान, ठीक है, इनका नाम थोड़ा अजीब है तो आप याद रख लेंगे इस नाम को भी। तो अपने में कौन है यहाँ पे, कोनेरू हम्पी, कौन है अपने पास यहाँ पे, कोनेरू हम्पी, याद रखेंगे। अच्छा, कोनेरू हम्पी जो है वो किस राज्य से संबंध रखती है, ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्या टिक करेंगे भाई, आंध्र प्रदेश, कहां से संबंध रखती है ये, तो आपको याद रखना है भाई ये संबंध रखती है कहां से, आंध्र प्रदेश से। अगला उसके बाद है बीबी सारा असाबायायेबा ऑफ कजाकिस्तान वोन गोल्ड मेडल, ठीक है, तो कहां पर हो रहा था ये, अलमैती कजाकिस्तान में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, याद रखने के लिए, उन्होंने क्या जीता है भाई, गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर ऐसा कह लो कजाकिस्तान वाले बोल रहे थे हमने ऑर्गेनाइज करा ना तो हम ही लेंगे गोल्ड मेडल, ऐसे याद रख सकते हो। और हमें क्या दे दिया है उन्होंने, हमें सिल्वर मेडल दिया है, ठीक है, याद रख सकते हो। कोनेरू हम्पी जो है वो सेकंड इंडियन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है, क्योंकि पहले कौन थे, विश्वनाथन आनंद, सबको पता है इनके बारे में। और आगे ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन of Norway won the World Bills Chess Championship 2022 in the Open Bills category। तो थोड़ा सा देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में किस किस को मिल रहा है, ठीक है। तो कजाकिस्तान वालों ने अपने लिए तो कौन सा रखा था, गोल्ड मेडल, और किसको दे दिया था, ऐसे याद रख लो, बीबी को दे दिया था, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतकर किसको दे दिया, बीबी को दे दिया। और अपने पास क्या मिला है, हमें क्या मिला, हमें मिला सिल्वर वाला, ऐसे याद रख सकते हो ना, याद ही रखना है ना बेटा, तो याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था अपने पास, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, ध्यान देंगे। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को फाउंड किया गया था कहाँ पे, तो आप याद रखेंगे इनको फाउंड किया गया था कहाँ पे, पेरिस में। कहां पर फाउंड किया गया था, फाउंड किया गया था, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, हेडक्वार्टर नहीं कह रही हूं मैं फाउंड कह रही हूं। फाउंड कहां किया गया था, पेरिस में। और कब किया गया था, 20 जुलाई 19, या दिख रहा है ना आपको वैसे यहाँ पे, ठीक है, 1924, कहाँ पे था, 1924। और इसके हेडक्वार्टर हैं लाउसाने, कहाँ पर है भाई लाउसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और स्विट्जरलैंड पता है ना सभी को कितनी सुंदर जगह है, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास
कौन सी न्यूज़ होगी अब आपके पास? ये फोर्थ है ना, फोर्थ आ गई शायद, ये फिफ्थ आ गई। अगला, अब अगली भी चेस से एसोसिएटेड है। कहता है 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप। अब इसमें कौन जीते हैं? तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो पहले निकल गया, कौत्सव चैटर्जी। और ये कहाँ से है? कौत्सव कहाँ से है भाई? कौत्सव कलकत्ता से है, ऐसे याद रख सकते हो। कौत्सव कहाँ से है? कलकत्ता से है, ठीक है। 19 ईयर बिकेम द इंडियाज 78th ग्रैंड मास्टर। कौन सा नंबर है इनका? 78th इन MPL एंड 59th नेशनल इन द 59th नेशनल सीनियर चेस, ठीक है। याद रखना है आपको। और कहाँ पर हुई थी ये? तो ये भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी ये? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली किसकी राजधानी है भाई? भारत की राजधानी है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे आप इसे। अगला देखते हैं अगली न्यूज के बारे में। KMRC इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज, ठीक है। अब अंडर वाटर की बात हो रही है, ठीक है। इसको जरा समझेंगे आप लोग। अब यहाँ पे ना तोड़ तोड़ के समझना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो कैसे कहता है, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, KMRC क्या है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसने अनाउंस करा है कि वो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे। समझो, ये इमेजिन करो वेस्ट बंगाल है। अगर ये वेस्ट बंगाल है तो ये इसका कौन सा हिस्सा हुआ? वेस्ट। और ये कौन सा हो गया? इसका ईस्ट। ये कौन सा हो गया? इसका साउथ। ये कौन सा हो गया? सॉरी, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ आपके पास। अब किसी भी चीज का, कोई भी चीज आपके पास पड़ी है तो उसका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, सब बना लेंगे आप लोग। तो कहता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है। कौन से कॉरिडोर की बात हो रही है? ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, जो कि पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है इन कलकत्ता। कब कंप्लीट हो जाएगा ये? तो दिसंबर 2023 को कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस साल के एंड तक ये भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। कितना किलोमीटर कॉरिडोर है ये? 16.6 का। कितने का है भाई? 16.6 किलोमीटर का कॉरिडोर है। कौन सी नदी पर बनने जा रहा है? हुगली पे। मतलब हुगली इंपॉर्टेंट होगी ज्योग्राफी के लिए, समझाऊंगी अभी कैसे। कनेक्टिंग हावड़ा एंड कोलकाता शियालदा रेलवे स्टेशन इंक्लूडिंग द नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ कोलकाता मेट्रो एट एस्प्लेनेड प्लानिड, ठीक है, याद रखना है आपको। अब ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है। अब ये कौन सा वाला बनने जा रहा है? कंप्लीट होने जा रहा है ईस्ट वेस्ट वाला, याद रखेंगे आप, ईस्ट वेस्ट वाला, ठीक है। चलिए अब यहां से फैक्चुअल डाटा और निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है यहां से। देखिए, अगर जब भी हम हुगली की बात करते हैं तो हुगली इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? एक मेन नदी से अलग होने वाली, एक बड़ी नदी से अलग होने वाली। तो हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है भाई? आपको याद रखना है किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? मेंशन कर रही हूं, ट्रिब्यूटरी नहीं कह रही हूं। ट्रिब्यूटरी जुड़ती भी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जब वो माउथ पे गिरने से पहले अलग कर रही है, तो यह आएगा डिस्ट्रीब्यूटरी। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, याद रखेंगे आप, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पेपर में क्वेश्चन है आपके पास ये वाला भी। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? अगेन कहां पर है भाई? कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। और याद करिए, कलकत्ता से राजधानी कहां शिफ्ट की गई थी? दिल्ली में भाई, ठीक है। अंग्रेजों ने करी थी, कब करी थी? 1911 में। साथ साथ फैक्चुअल डाटा सीखा करो, हमेशा सीखा करो। जितना सीखोगे, जितना याद रखोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है वहां पे, कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता की राजधानी, सॉरी, कलकत्ता जो है उसको राजधानी से शिफ्ट किया गया था अंग्रेजों द्वारा, दिल्ली किया गया था हमारी राजधानी को। कब किया गया था? 1911 में। हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है भाई? हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है भाई? तो कोलकाता ही बसा हुआ है ना, इसी की तो बात कर रहे इतनी देर से, ठीक है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है भाई? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसा सीन रहेगा, ठीक है, बड़ा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। अगली आती है, RBI's 2022 लिस्ट आ चुकी है, SIB सॉरी, जिसको कहा जाता है अच्छा, एक और चीज रह गई, जरा सा इधर आना, आपको एक और चीज बताती हूँ। आप मुझे बताएंगे, चलिए,
फर्स्ट मेट्रो कब चली थी, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। पहली मेट्रो पता ना कलकत्ता में ही चली थी, और दमदमा से लेकर जो है वो एक और स्टेशन था इसका, दमदमा से लेकर टेली गैंग करके कोई एक स्टेशन था, उन दोनों को कनेक्ट करती थी। आपने मुझे ईयर बताना है, ठीक है, आपने मुझे ईयर बताना है कि पहली मेट्रो कब चली थी, ठीक है। चलिए अब अगला है आपके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द 2022 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम मार्च 31, 2022। अब जरा समझिएगा कि अब हमें पहले इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि क्या मतलब है इस लाइन का। भाई डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, अब सिस्टमेटिकली तो हमें समझ में आ गया कि भाई कुछ अच्छे तरीके से, सिस्टम तरीके से। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको पता हो कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं अपने पास, सॉरी कंट्री नहीं, आई एम सो सॉरी, अगर हम बात करते हैं इंडिया में कुछ ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे अगर मैं आपको बात करूं, जैसे SBI है, ठीक है, बड़ा बैंक है, बिल्कुल बहुत बड़ा बैंक है। HDFC है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें ICICI है, ठीक है। ये 3-4 बैंक जो है ये बहुत बड़े बैंक है, ठीक है। बड़े बैंक बोलने का मतलब क्या है कि जिनमें कस्टमर बहुत ज़्यादा है, कस्टमर के होने के कारण ऑब्वियस है इनका हर चीज़ जो है वो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से है। मतलब इनके पास अगर हम बात करें, अगर हम इनकी प्रॉपर तरीके से समझें तो इनके पास जो इनके कस्टमर बहुत है, अमाउंट जो ये अंडरटेक करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, इंश्योरेंस देते हैं, पेंशन देते हैं, ठीक है, पेंशन देने का जो है, और साथ ही साथ इनकी फॉरेन में भी ब्रांचेस हैं। अब समझिए कि इंडिया की बहुत सारी जनता इन बैंकों पे निर्भर करती है। किस किस बैंक पे? SBI, HDFC, ICI। और अगर आप अपने घर पे भी देखें तो इन तीनों में से कोई एक बैंक तो अपने पास पड़ा ही होगा, किसी के पास 3 भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे 1-2 तो पड़े ही होंगे अपने पास। अब समझिए कि ये जो बड़े बड़े बैंक हैं ये जो बड़े बड़े बैंक हैं, इस बड़े बड़े बैंक को अगर RBI ना देखे, ठीक है, ना देखे मान लो, या फिर ये बड़े बड़े बैंक डूब जाएं, तो कितनी जनता का भी नुकसान होगा, बिल्कुल होगा नुकसान यहाँ पे। इसीलिए RBI अब क्या करता है, इनको सिस्टमेटिकली तैयार रखता है, हमेशा हर चीज़ के लिए बैकअप तैयार रखता है अपना। आप देखिए कैसे कहता है कि अब समझ में आ गया ना, ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, जिनका इंडिया में तो है ही है व्यापार, बाहर भी इनकी ब्रांचेज है। दूसरी बात, अगर हम इनके बारे में और डिटेल में बात करें तो इंश्योरेंस दे रहे हैं, बैंक सर्विसेज बहुत बढ़िया है इनकी सबकी सर्विसेज, ठीक है, ऐप देख लो आप, हर चीज़ देख लो, बहुत बढ़िया है इनका सब कुछ। तो इसीलिए इन बैंकों को प्रोटेक्ट करता है, इनको बचाया जाता है, ताकि इससे अगर इनको कोई नुकसान होगा तो जनता को जो नुकसान हो वो ना हो यहाँ पे, ठीक है, समझिए। कहता है इन दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक kept the status of as DISBs under the same bucketing structure as in the 2021 list of DISIBs, ठीक है। तो 2021 में भी यही टॉप कर रहे थे और अभी भी यही लगे पड़े हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि है ना, बोलबाला है भाई इनका, बिल्कुल है, ठीक है। तो DSBs आर इंटरकनेक्टेड एंटिटीज हुज फेलियर, मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर ये फेल हो गए तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टू बिग टू फेल बैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और SBI विल बी इन द थर्ड बकेट, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक और करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। अच्छा, अब आप मुझे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, SBI, ICICI और HDFC, इनके हेडक्वार्टर मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है। अब साथ साथ आगे कहता है ICICI और HDFC जो है वो इसमें फर्स्ट बकेट के अंदर है, और ये कौन सा आता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड बकेट के अंदर आता है। DISBs विल बी सिलेक्टेड, कौन सिलेक्ट करता है भैया, हमें पता चल गया RBI, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द बैंक एज द परसेंटेज ऑफ GDP एंड द बैंक हैविंग अ साइज ऑफ बियॉन्ड 2% ऑफ GDP। बिल्कुल है, बहुत बड़े बैंक है, आज भी चलता है इनका, बहुत बोलबाला है इनका। द सिलेक्टेड DSIBs आर असेस्ड थ्रू द 4 indicators of size, interconnectedness, lack of readily available substitutes और financial institution infrastructure and complexities, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, बाकी ये खत्म हो जाता है। चलिए अगला आता है BCCI, वेरी इंपॉर्टेंट। BCCI बेस्ट प्लेयर, BCCI के कुछ ने जो है वो कुछ बेस्ट प्लेयर्स बताए हैं, कब के,
2022 के, इनके बारे में बात करेंगे। और BCCI का फुल फॉर्म सबको पता है, ठीक है, आप लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म आ गया आपके पास। अब क्या कहता है, इसने कुछ नाम को रिलीज करा है जो कि बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं टीम इंडिया अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट्स में, ठीक है, कौन कौन सा, वनडे इंटरनेशनल जिसे ODI कहते हैं हम लोग, T20 में और टेस्ट में भी, पर कब का भाई, 2022 वाला। बेस्ट परफॉर्मर्स इन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत, आपको पता है कि अभी इनका एक्सीडेंट हुआ था, है ना, सुना था ना तुमने न्यूज़ में, उत्तराखंड के हैं ये। उसके बाद है विकेट कीपर बैट्समैन जसप्रीत बुमराह, कौन है भाई, बॉलर है। बेस्ट परफॉर्मर ODI श्रेयस अय्यर जो कि बैटर है। उसके बाद मोहम्मद सिराज जो कि कौन है, बॉलर है। T20 के सूर्य कुमार यादव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बंदा बहुत खेलता है ना, उड़ाता रहता है, छक्के छक्के मारता रहता है, ठीक है। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, ये भी कौन है यहाँ पर, बॉलर है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कौन कौन कहाँ पे किस किस फील्ड में है, ये इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको देख लेना है साथ साथ में कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके रिलेटेड हमारे पास आती हैं, ठीक है। सीखोगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा यार तुम्हें, ठीक है, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना। अच्छा, अब हम BCCI की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। BCCI कब बना था, तो BCCI 1928 में बना था, ठीक है। कब बना था, फाउंडेड इन 1928। हेडक्वार्टर कहां पर है इसके, तो आपको याद रखना है मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी, कौन है भाई, रॉजर बिनी, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास किससे रिलेटेड, BCCI से रिलेटेड। अब इंडिया के लिए एक और प्राउड मोमेंट, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ रहा है अपने पास कि गगनयान को लॉन्च किया जाएगा कब, 2024 में, अभी 23 चल रहा है, अगले साल मतलब, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है, मतलब केंद्र के मंत्री हैं, किसके हैं भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, अनाउंस्ड दैट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने पास एक और चीज आ गई, दैट इज इसरो, ठीक है, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में भी। इसरो इज रेडी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट गगनयान बाय द ईयर 2024। किसने अनाउंस करा है, जितेंद्र सिंह ने। कौन है जितेंद्र सिंह भाई, सेंटर मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है, ये यूनियन मिनिस्टर है, कहाँ, किस फील्ड के भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और इन्होंने क्या बोला है कि हम गगनयान को लॉन्च करेंगे, कब लॉन्च करेंगे भाई, 2024 में। कब करेंगे हम, जाकर 2024 में। तो आपको याद रखना है कब करने जा रहे हैं हम लोग, 2024 में, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कहता है कि देयर विल बी 2 प्रिलिमिनरी लॉन्चेस इन 2024। अब यहाँ पे बोलता है कि ऐसे तो नहीं करेंगे ना लॉन्च, प्रॉपर तरीके से बंदे को भेजना है तो प्रॉपर तरीके से भेजा जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है, और रशिया भी गए हुए थे ना ट्रेनिंग लेने के लिए सारे के सारे। कहता है फर्स्ट जो होगा विल बी अनमैन्ड बिल्कुल, क्योंकि देखो बहुत रिस्क रहता है इन सब चीज़ों में, ठीक है, अनमैन्ड रहेगा। उसके बाद सेकंड जो है वो रोबोट, ठीक है, और रोबोट का नाम आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत सुंदर सी रोबोट है, आप मुझे बताएंगे उसके बारे में। ऑन द थर्ड लॉन्च ह्यूमन विल बी सेंट इनटू स्पेस, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, कब बना था ये, तो ये बना था 15 अगस्त 1969 को। कब बना था ये, 15 अगस्त 1969 को ये फॉर्म हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, बेंगलुरु में। कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, याद रखना है आपको। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, श्रीधर सोमनाथ। कौन है यहाँ पे, श्रीधर सोमनाथ, याद रखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है श्रीधर सोमनाथ, ठीक है। चलिए, श्रीधर, क्या नाम है इनका, श्रीधर सोमनाथ। चलिए, हो गया सभी के पास ये वाला भी। चलिए अगले आते हैं अपने पास, अगला कौन सा वाला आता है अपने पास यहाँ पे, अगली शुरू करते हैं हम। शशि थरूर जी ने एक किताब लिखी है, किसके ऊपर लिखी है, अंबेडकर अ लाइफ, ठीक है, अंबेडकर जी के ऊपर लिखी है। और अंबेडकर का आप सबको पता है, बाबा साहिब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इनके लिए एक किताब रखी गई है। शशि थरूर जो कि MP हैं लोकसभा से, तिरुवनंतपुरम केरला से। इनकी अभी लॉन्च हिज लेटेस्ट बुक, जिसका नाम क्या है, अंबेडकर अ लाइफ। ये बायोग्राफी है। बायोग्राफी किसकी बायोग्राफी है भाई, बाबा साहिब की। आपने इनको हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिटी के अंदर, है ना। जनक है ये, किसके जनक है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन है? ये जनक है। इन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मॉडर्न मनु भी इन्हीं को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडर्न मनु भी इन्हें कहा जाता है। आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी, ठीक है, कौन थे चेयरमैन अपने पास? बाबा साहेब जी थे। कौन थे यहाँ पे? बाबा साहेब जी थे। शशि थरूर को पहले भी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 का मिल चुका है उनकी एक अपनी बुक के लिए। उस बुक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस कब था भाई इंडिया में? जब कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो कहता है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके बारे में इनको पहले भी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने बनाई थी। साइमन कमीशन में ये सबके सामने गए थे, जो 1928 में आया था अपने पास। 28 में इंडिया पहुंचा था, ठीक है, याद रखना है आपको। तो बाबा साहेब के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है ना। और उसके अलावा मेहर मूवमेंट इन्होंने चलाया था। आप मुझे बताएंगे कि मेहर मूवमेंट कब चला था और क्यों चलाया था? किसने? बाबा साहेब जी ने, ठीक है। चलिए अगला, 108 इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैक्चुअल है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड और एड्रेस कराया इन्होंने किस एडिशन को? अभी एडिशन इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, 108वें एडिशन को ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस, जिसे क्या कहा जाता है? ISC 2023। कहां पर हुई है? तो राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज RTM कॉलेज है, सॉरी RTM नागपुर यूनिवर्सिटी है ये। और कहाँ पर? नागपुर में, महाराष्ट्र में हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो गया अपने पास यहाँ पे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था अपने पास? यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे पास क्या हुई है? यहाँ पे महाराष्ट्र में एक 108 वाली इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है। थीम क्या है इसकी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अब सीधी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या लिखा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे विद ह्यूमन एम्पावरमेंट, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो हम बढ़ेंगे, पर किसको लेकर? वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। जो पहला हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना, ये 1914 में से फाउंड किया गया था। कहाँ फाउंड किया गया था? कैलकाटा में। और हर साल पहले वीक ऑफ जनवरी में ये मनाया जाता है। और इट हैज़ मेंबरशिप ऑफ मोर देन 30,000 साइंटिस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास वेन्यू। कौन सा कॉलेज है? यूनिवर्सिटी कौन सी है? सॉरी, राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज, नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की, ठीक है। चलिए अगला आता है इसके बाद। और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी दैट इज मुंबई, ठीक है। बॉलीवुड है अपने पास वहाँ पे, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत कुछ है वहाँ पे, है ना, सबको पता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। अगली आती है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। सियाचिन को क्या कहा जाता है? हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। पता ना सभी को इसको क्या कहा जाता है? हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। तो आपको भूलना नहीं है इसके बारे में भी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है कैप्टन शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर है जो यहाँ डिप्लॉय हो रही है। क्या नाम है उनका? शिवा चौहान। हेलिंग फ्रॉम, किस राज्य से संबंध रखती हैं? राजस्थान से। एज टू बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, जिन्हें कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है? सियाचिन ग्लेशियर में। और सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज में आता है भाई? काराकोरम रेंज में। कौन सी रेंज में आता है? काराकोरम रेंज में, इन द हिमालयाज, इन लद्दाख। कहाँ पर भाई? लद्दाख में। ये जो वर्ल्ड का, जिसको क्या बोला जाता है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड आफ्टर ट्रेनिंग एट सियाचिन बैटल स्कूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कुमार शिवा इंपॉर्टेंट है अपने पास। और इनकी जो पोस्ट है उसका नाम भी क्या है? कुमारा पोस्ट। ऑल्टीट्यूड कितना रहेगा? 15,632 फीट, जहां नाइट टेम्परेचर जो है वो -25 डिग्री सेल्सियस पे जा सकता है। कैप्टन शिवा चौहान इज एन इंजीनियर ऑफिसर फ्रॉम बंगाल सेपर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो गया अपने पास यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इंडियन आर्मी से रिलेटेड मैंने आपको पहली ही न्यूज में इससे रिलेटेड बता दिया है कि 15th ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे। और किसकी याद में मनाते हैं? KM करियप्पा जी के याद पे मनाते हैं हम इनको। और उसके अलावा हमने पढ़ा कि अभी जो जर्नल है उनका नाम है अनिल चौहान। और पहले कौन थे अपने पास? जनरल विपिन रावत, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, हो गया सभी के पास। और सियाचिन क्या है आपके पास? एक हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाम याद रखना है आपने, इनका कैप्टन का नाम याद रखना है। नाम क्या है इन कैप्टन का?
शिवा चौहान कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से। अगला, इंडिया टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इंडिया के लिए फिर अगेन एक बहुत अच्छा मोमेंट है, ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हेड करते हैं या किसी चीज़ को लीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडिया टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। अब एक तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि अप्पू से याद रखो है ना इसको, अप्पू को हेड करने जा रहा है कौन? इंडिया हेड करने जा रहा है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो पहले पोस्टल सर्विस बोर्ड के ही फॉर्मर मेंबर है, फॉर्मर मतलब पुराने, ठीक है, विल टेक, ये अब सेक्रेटरी जनरल बनने जा रहे हैं कहाँ के? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। और कितने सालों के लिए भाई? 1-2 साल नहीं भी, लगातार कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए बनने जा रहे हैं। फॉलोइंग द इलेक्शंस, जो कि कब हुए थे? 13th, मतलब कब हुए थे वो? ड्यूरिंग द 13th मीटिंग जब हुई थी अप्पू की, तब हुए थे। और कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड में। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, अप्पू का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में ही है, ठीक है। तो आपको एक और यहाँ से फैक्चुअल डाटा मिल गया। ही विल सक्सीड, अब ये किसे सक्सीड करने जा रहे हैं? अपने विनय प्रकाश सिंह जी, मिस्टर लिन होंगलियांग, ठीक है, ये भी कहाँ से है? चाइना से। ऐसे नाम, चाउमिन, मोमोज है ना, थुपका, इनके नाम वहाँ से ही होते हैं आपके पास। द आउट गोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अप्पू हु वॉज अपॉइंटेड इन जनवरी 2014, ठीक है। तो 2014 में ये अपॉइंट हुए थे। दिस मार्क्ड द फर्स्ट टाइम एंड इंडिया हैज टेकन द लीड ऑफ एन इंटरनेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार हम अप्पू को हेड करने जा रहे हैं। और कौन जा रहे हैं अप्पू को हेड करने? अप्पू को हेड करने कौन जाएंगे? विनय प्रकाश सिंह जी जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये क्या है अप्पू? तो याद रखना आपको, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी कंट्रीज का मेंबर है? 32 इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। आगे, अप्पू वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मनीला, फिलीपींस 1962, पर बाद में 2002 से इसका हेडक्वार्टर किसे बोला गया है? बैंकॉक। और बैंकॉक कहाँ पर आता है भाई? थाईलैंड में, ठीक है। चलिए एक और न्यूज होगी आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है इसके बारे में, ब्रेल डे, ठीक है। ब्रेल लिपि सबको पता है कि ब्रेल लिपि जो है, ठीक है, वो ऐसे लोगों का सहारा बनी है जो लोग अंधे हैं, ठीक है, अंधे हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए बहुत मुश्किलें थी उसमें दुनिया भर में, उसको इजी किया गया। तो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड ब्रेल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4th जनवरी टू हाईलाइट एंड रेज अवेयरनेस, किसके बारे में? अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसके लिए कम्युनिकेशन का मीन्स है ये? उन लोगों के लिए जो पूरे तरीके से नहीं देख पाते, या उन लोगों के लिए जो देख ही नहीं पाते हैं बेचारे, ठीक है, तो उनके लिए ये आया है। वर्ल्ड ब्रेल डे किसको कोमेमोरेट किया जाता है? लुइस ब्रेल को, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब की बात हो रही है? 19th सेंचुरी की। फ्रेंच एजुकेटर थे और 15 साल की उम्र में इन्होंने क्या फाउंड कर दी थी? ब्रेल लिपि को फाउंड कर दिया था। कहा जाता है कि एक एक्सीडेंट में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी धीरे धीरे करके, जिसके कारण, ठीक है, पढ़ने लिखने का तो शौक था ही था, एजुकेटर थे बहुत बड़े, और फिर उसके बाद उन्होंने इसको फाउंड करा था, ठीक है। चलिए, तो ब्रेल को कब फाउंड किया था उन्होंने? 1824 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड की फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम खुल रहा है कहाँ पे भाई? केरला में। अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि वर्ल्ड का, अब इंडिया का नहीं खुल रहा है, ये वर्ल्ड का खुल रहा है, तो वर्ल्ड के लिए तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया कि वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम खुलने जा रहा है कहाँ पे भाई? केरला में खुलने जा रहा है। देखिए, तो केरला के सीएम कौन है? पहला ही क्वेश्चन मिल गया, पिनियारी विजयन, और ये बहुत टाइम से भी है, ठीक है। इनॉग्रेटेड द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम with modern audio visual technology and renovated central archive fort area in Trivandrum, केरला, ठीक है, याद रखना है आपको इस पॉइंट को। द म्यूजियम प्रमोटेड एज वर्ल्ड का पहला पाम लीफ है, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, ये पाम लीफ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से बताया गया है। पाम लीफ द आर्काइव डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद द केरला, अ कॉस्ट ऑफ ₹3 करोड़। याद है आपको? केरला के साथ के इसी के अंदर, अगर आपको पता हो, केरला की जब हम बात करते हैं तो केरला की एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है वेम्बनंद। याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, केरला की फ्रेश वाटर लेक का नाम बताओ, तो क्या टिक करके आओगे? केरला की फ्रेश वाटर लेक का नाम है वेम्बनंद, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, मुझे आप बताएंगे कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस
मैं ही बताती हूँ आपको, इसी लेक के ऊपर होती है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, तुमने बागी मूवी देखी हो ना, तो उसमें बोट रेस दिखाई है, ठीक है। तो अगर तुमने पहली वाली बागी है ना, पहली वाली बागी मूवी में, तो वहाँ पे वो सीन दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो वेम्बनाड इज कंसिडर्ड एज द फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला। केरला में एक सैंड मिलती है जिसका नाम है मोनोजाइट, ठीक है। मोनोजाइट सैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका क्या यूज है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मोनोजाइट सैंड कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, केरला में मिलती है, और क्या इसका यूज है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। चलो आगे आगे देखेंगे। इसके बाद अगला आता है, अच्छा, और लिटरेसी के नाम पर केरला टॉप करता है, हम सबको पता है, ठीक है। लिटरेट सिटी, लिटरेट स्टेट है अपना, मोस्ट फर्स्ट लिटरेट स्टेट है अपने पास ये, जो कि टॉप करता है हमेशा। अगला देखिए, अगला जीएसटी वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, ठीक है। देखते हैं कैसे। कहते हैं जीएसटी रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर 2022। अब समझते हैं कि जीएसटी ये अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए या बुरी न्यूज़ है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर हम बात करते हैं, अच्छा मैंने आपको ना एक चीज़ नहीं बताई, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हैदर अली का नाम सुना है ना सभी ने, हैदर अली टीपू सुल्तान के पापा, ठीक है। हैदर अली के बारे में भी हमें इस म्यूजियम में मतलब पाम लीफ पे लिखा जाएगा, उनके बारे में भी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैदर अली पढ़ के आइएगा इनके बारे में भी। हैदर अली बहुत एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें जीएसटी कलेक्शन का, एक डाटा आया है, जीएसटी सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम बात करें, इसका एक डाटा आया है अपने पास, ठीक है, जो कि बड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज हो गया तो हमें खुशखबरी भी हो सकती है ना, खुशखबरी होती है जब कोई चीज़ बढ़कर आती है तो खुशी होती है, तो यहाँ पे खुशी की बात है, ठीक है। समझते हैं कैसे। देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा हुआ है, कम है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एक कंपनी जो है, देखो ध्यान सुनो, जब एक कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी मान लो, ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी, जब कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू करेगी, वो जितना ज़्यादा कमाएगी वो उतना ज़्यादा टैक्स भी तो देगी ना, ठीक है, उतना ज़्यादा टैक्स देगी, और जितना ज़्यादा टैक्स पे करेगी उतना ही हमारे भारत के लिए अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ही हुआ है, वही आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ है जो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, मतलब जो रेवेन्यू है, वो इंक्रीज हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया डाटा आपके लिए, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 15% ईयर ऑन ईयर ऑफ टू रुपीज 1.49 लाख करोड़, और डॉलर की बात करें तो 18.07 बिलियन in December 2022, suggesting robust economic activity during the holiday seasons. The gross GST revenue collected during December 2022 कितना था, रुपीज 149,507 करोड़, ऑफ विच CGST, सी मतलब क्या होता है अपने पास, सेंट्रल GST, इतना था, ठीक है, 26,711। उसके बाद स्टेट की अगर हम बात करें तो 33,357, इंटीग्रेटेड वाले की बात करें तो 78,434 करोड़, और अगर हम बात करें सेस कितना था इस समय पे तो 11,105 करोड़, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये डाटा अपने पास इकट्ठा हुआ है, और इन दिसंबर 2022 फॉर द 10th लगातार, ठीक है, जीएसटी रेवेन्यू अपने पास कितना बड़ा है, 1.40 लाख करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, याद रखना है आपको। तो जितना अच्छा जीएसटी होगा, जितना अच्छा मतलब एक कंपनी अपना बेनिफिट करेगी, रेवेन्यू कमाएगी, उतना ही वो टैक्स पे करेगी, और जितना टैक्स पे करेगी उतना बेनिफिट किसके लिए होता है, इंडिया के लिए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात करें जीएसटी से कौन सी वाली अमेंडमेंट एसोसिएटेड है, आप सभी को पता है 101 फर्स्ट अमेंडमेंट 2016 वाली, ठीक है, याद रखना है आपको। और जीएसटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल से कौन सा आर्टिकल डील करता है, दैट इज 279A, किससे डील करता है, जीएसटी काउंसिल से। और जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होती हैं, कौन होती नहीं, कौन होता है, तो आपको याद रखना है जो भी यूनियन मिनिस्टर होता है फाइनेंस का, वही कौन होता है यहाँ पे आपके पास, इस काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो इस काउंसिल की अभी चेयरमैन कौन है अपने पास, निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे आप। आगे आते हैं, इसके बाद कहते हैं इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ मिला लिया है, ठीक है, हाथ दोस्ती वाला हाथ नहीं, दोस्ती वाला तो हो गई होगा, उसके अलावा और भी हाथ है, ठीक है। तो इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ मिलाया है टू एम्पावर स्पेस
टेक स्टार्टअप स्पेस टेक, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया इन इंडिया। बात करते हैं इसरो के बारे में। मैंने अभी आपको पीछे ही बता दिया था इसके बारे में कि इसरो जो है, अगर हम बात करें इंडियन स्पेस के रीजन पे स्टार्टअप करने के लिए इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे MOU कहा जाता है, ये साइन हुआ है, ठीक है, ताकि किसको बढ़ाया जा सके, स्पेस टेक्नोलॉजी को, कहाँ पे, भारत के अंदर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि हमने पहले उसकी बात तो कर ली है ना। श्रीधर जी हैं कौन, इसके इसरो के चेयरमैन, ये हमने बता दिया है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है इनका हेडक्वार्टर, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अनंत महेश्वरी, ठीक है, कौन है, अनंत महेश्वरी, ठीक है। तुम वहां जाके पेपर में संदीप महेश्वरी मत लिखाना, ठीक है, अनंत महेश्वरी, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये MOU क्या एम्पावर करेगा, इंडिया का स्पेस टेक स्टार्टअप विद टेक्नोलॉजी टूल्स and platforms, go to market support, mentoring to help them scale and become enterprise ready, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है असम गवर्नमेंट के जो स्टेट सिविलियन अवार्ड्स हैं उनकी कुछ लिस्ट आ चुकी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है टू कन्फर स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव टू डॉक्टर तपन साइका, ठीक है। तो याद रखना आपको डॉक्टर तपन साइका के बारे में, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, टोटल, जैसे अपने पास मिलता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वैसे ही यहाँ पर कौन सा मिलने वाला है, असम का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मिलने वाला है। देखो क्या लिखा है, कहता है अ टोटल ऑफ 21 पर्सनालिटीज वर चोजन फॉर द असम स्टेट सिविलियन अवार्ड, कब के लिए, 2023 के लिए। रेनाउंड डॉक्टर जिनका नाम क्या है, तपन साइकी, इनको ऑनर किया जाएगा असम वैभव से। क्यों, क्योंकि इन्होंने हेल्थ केयर मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, प्लस पब्लिक सर्विस सेक्टर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्लियर किया है, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेना और उसका क्योर करना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। असम के 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे इंडिया के हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वैसे ही पहला यहाँ पे कौन सा आता है, असम वैभव, उसके बाद है असम सौरभ और असम गौरव। याद रहेगा, वैभव, सौरभ और गौरव तीनों दोस्त है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे, BSG, ठीक है, कौन कौन है, वैभव, सौरभ और गौरव, ठीक है। अगर आ जाए पेपर में तो आप टिक कर सकते हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो एक असम वैभव है, 5 असम सौरभ है और 15 जो है वो असम गौरव है, ठीक है, याद रखेंगे आप। अच्छा, असम की बात कर लेते हैं। तो असम के पास एक रिवर है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। असम में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा पे एक बहुत फेमस आइलैंड है, नदी पर बनने वाला आइलैंड, दैट इज मजौली। कहाँ पर है, वो भी असम में। याद होगा आपको, इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है भाई, असम में। कब बनी थी भाई, कौन सी वाली है वो, डिग बॉय। कौन सी वाली है, डिग बॉय, याद रखिए, ठीक है। असम की जो अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम की सबसे पुरानी जो ओल्ड नहीं, इंडिया की जो ओल्ड रिफाइनरी है वो कहाँ पे बनी थी, डिग बॉय में। ये पहली रिफाइनरी है अपने पास जो इंडिया में कहाँ पर हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। और कब बनी थी ये, तो याद रखना है 11 दिसंबर 1901 को। कब बनी है, 11 दिसंबर 1901 को। चलिए, ये वाला भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिनका ब्रॉन्ज स्टैचू, देखिए बना ना, ठीक है, कहाँ पर, SCG मतलब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। बेलिंदा क्लार्क फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है। इनको क्या बोला गया है, पहला फीमेल क्रिकेटर है जिनका ब्रॉन्ज स्टैचू कहाँ पर बना है, एट द वॉक ऑफ ऑनर। कहाँ पे, सिडनी, ये दिख रहा है ना आपको, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया में। ये 15 स्पोर्ट्स पर्सन है और 3rd वुमेन है जिनको इस तरीके की जो पार्ट है इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया गया है। और अदर 2 कौन कौन है, तो उनका नाम है बेटी कुथबर्ट, उसके बाद है मार्लेन मैथ्यूज, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है हैदराबाद। अच्छा, देखिए आपने गाड़ियाँ, ठीक है, घूं रेस लगाती हैं, ठीक है, सारी जो बहुत आवाज़ करती हैं, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। तो कहता है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल आ गई है अपने पास, इज सेट टू होस्ट 2023 हैदराबाद का
ई प्रिक्स, इंडिया फर्स्ट एवर AFFIA, जिसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल देल ऑटोमोबाइल फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस ऑल इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट्स ऑन 11 Feb 2023 कब होने वाला है? तो ये तो आपको डेट याद ही रखनी है, 11 फरवरी 2023 को। तो आपको पता ना कि एक फॉर्मूला 1 करके गाड़ियां हुआ करती थी जिनकी आवाज आती है बहुत तेज, जब वो स्पीड रेस लगाती हैं तो वो बहुत तेज तेज आवाज करती हैं। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ई मतलब बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इस बारी, जो कि आवाज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहली बार होने जा रहा है कहां पर? हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। फॉर्मूला ई ऐसी फॉर्मूला 1 है जिसकी बहुत आवाज आती है, जो पहले कभी नोएडा में भी हुआ एक दो बारी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ई की बात करते हैं, इज अ शो केस फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस ई मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज दैट ड्राइव टूवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। सबको पता है, क्योंकि आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो कंसेप्ट है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर है? नेट जीरो स्पोर्ट्स सिंस इट्स इंसेप्शन। 3 रेसेस हो चुकी हैं इससे पहले, विल बी हेल्ड इन मेक्सिको सिटी पहली, दूसरी कहाँ पर होगी? दूसरी और तीसरी कहाँ पर होगी? रियाद में। और एक कहाँ होने वाली है? अपने हैदराबाद में, ठीक है। चलिए अगला आता है अपने पास साइक्लोन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। साइक्लोन क्या होते हैं? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि जब विंड्स जो है, जब एक लो प्रेशर क्रिएट होता है और वो हर जगह से विंड्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। और इस तरीके से विंड्स जो है वो मूव करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन होता है ये, ठीक है, साइक्लोन। और अगर आप इंडिया के पैमाने पे देखें, अगर आप इंडिया के पैमाने पे समझते हैं, तो इंडिया के पैमाने में ये जो कोस्टल एरियाज है ना, ये जो कोस्टल एरियाज हैं जिसमें अपना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके आते हैं, इन एरियाज में, और इन एरियाज में जब मॉनसून लौट के जाते हैं तो मोस्टली क्या आते हैं अपने पास? ये चक्रवात आते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई अपने पास, क्योंकि इसका नाम आ गया एक, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, पहला तो आपको नाम ही याद रखना है, नाम ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोन को नाम क्या दिया गया है? मेंडोस। कहाँ पर भाई? आंध्र प्रदेश में। पीयूष गोयल, जो कि कौन है? अपने यूनियन मिनिस्टर है, कब? कहाँ के? कॉमर्स और इंडस्ट्री के। इन्होंने 28.11 करोड़ रुपए दिए हैं, किसको? इनकी रिलीफ के लिए, ठीक है, ताकि जिन फार्मर्स का नुकसान हुआ है, फार्मर कौन से वाले? टोबैको फार्मर्स, जिनका नुकसान हुआ है इस वाले कोस्टल एरियाज में। और आपको याद रखना है कि नाम क्या है साइक्लोन का? मेंडोस। साइक्लोन का नाम अल्फाबेट वाइज दिया जाता है, हर कंट्रीज, मतलब कंट्री जो है वो अल्फ़ाबेट वाइज देती हैं, जो इंडियन ओशन के आसपास, या फिर मतलब ऐसा कह लो कि जो यहाँ पर होती हैं, ठीक है, उन कंट्रीज यहाँ पे नाम देती हैं। तो आंध्र प्रदेश के इस साइक्लोन का नाम क्या आएगा आपके पास? मेंडोस, याद रखना है। ये नाम किसने दिया है? UAE ने दिया है, और इन 2020 दे चुके थे पहला नाम, अगले भी 2-3 नाम और अनाउंस हो चुके हैं। एंड द मेंबर ऑफ वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसके मेंबर है ये? वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। तो ऐसी कंट्रीज जो किसकी मेंबर होती हैं? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इनके नाम को सजेस्ट करते हैं। तो अभी जो UAE ने नाम सजेस्ट करा था वो क्या था? मेंडोस था, ठीक है, आपको याद रखना है। और अगला जो नाम होगा वो अगला नाम है मोचा, मतलब MC आएगा ना, अल्फ़ाबेट वाइज चलेगा, मोचा। और ये नाम किसने दिया है? यमन ने। किसने दिया है नाम? ये यमन कंट्री ने दिया है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला आता है, इसके बाद अगला आता है इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ खुल रहा है भाई? राउरकेला में, याद रखेंगे। नवीन पटनायक जो कि CM है कहाँ के? उड़ीसा के। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या टिक करोगे भाई? कलिंग पर कब्जा करने वाला राजा अशोका। यहीं से सीखते हो सारी चीजों को, अशोका। देखिए क्या लिखा है, इनॉग्रेटेड बिरसा मुंडा। याद है ना बिरसा मुंडा के बारे में? आप NCERT में भी कूट के पढ़ते हैं इनके बारे में। बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा ट्राइब का एक व्यक्ति था, और मुंडा ट्राइब कहाँ थी उस समय? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कहाँ पर भाई? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन चलाया था, अंग्रेजों को खदेड़ा था इन्होंने बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने एक समय पे ट्राइबल एरियाज पे भी क्या करना शुरू कर दिया था? अटैक करना शुरू कर दिया था। और याद रखना, ये क्वेश्चन है पेपर में
कि ये जो कौन सा रिबेलियन था, मुंडा रिबेलियन था, बिरसा मुंडा वाला, मतलब मुंडा रिबेलियन को उलगुलून, ठीक है, ये भी कहा जाता है, उलुगुलून, इस तरीके से एक रिबेलियन भी इसको कहा जाता है। अब नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट करा है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम होने वाला है। कहाँ पे? राउरकेला, उड़ीसा में। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी स्टेडियम की? 21,000, और ये पहला एंड इज द लार्जेस्ट ऑल सीटर फील्ड हॉकी स्टेडियम होगा पूरे वर्ल्ड का। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो नवीन पटनायक ऑल्सो इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड कप विलेज एट बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इन राउरकेला एंड अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 1 करोड़ फॉर ईच प्लेयर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। अगर वो हॉकी कप यहाँ पर, वर्ल्ड हॉकी कप अगर ये जीत गए तो क्या दिया जाएगा इनको? यहाँ पे क्या दिया जाएगा इनको? 1-1 करोड़ दिया जाएगा। भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है, चलिए याद रखेंगे। सीएम ऑल्सो इनॉग्रेटेड मोबस मतलब माई बस सर्विस इन राउरकेला विद 30 व्हीकल्स टू इंश्योर हेजल फ्री मूवमेंट ड्यूरिंग द हॉकी वर्ल्ड कप, क्योंकि जब वर्ल्ड कप होते हैं तो रश हो जाता है बहुत सारा, तो वो रश ना हो इसके लिए ये भी किया जाएगा। द स्टेडियम इज इनॉग्रेटेड एट द 15th फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, मतलब FIH, अब हमारे यहाँ तो फेडरेशन ऑफ हॉकी हो गया ना, हॉकी वर्ल्ड कप, FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, जो कि कब से कब तक शेड्यूल्ड है? 13 से, मतलब कल परसों से शुरू होने वाला है, ठीक है। इसके बीच में होगा, और कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला में, उड़ीसा में। राउरकेला की अगर हम बात करते हैं, इज द सेकेंड वेन्यू फॉर द इंटरनेशनल इवेंट आफ्टर कलिंग स्टेडियम। और कलिंग पता ना किसका पुराना नाम है? उड़ीसा का ही पुराना नाम है, और कलिंग पर रूल करने वाला पहला राजा हुआ हमारे पास अशोक का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की हम बात कर लेते हैं कि ये स्टेडियम मतलब फेडरेशन की बात कर लेते हैं, सॉरी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है लाओसाने। कहाँ पर है? लाओसाने। और लाओसाने कहाँ पर है भाई? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले भी इसका, तो यह कहाँ पर आ गया आपके पास? स्विट्जरलैंड में। आपको याद रखना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन। अगला आता है इंडिया गेट इट्स फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स। इंडिया रिसीव्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट, किसके लिए? जानवरों के लिए। कहाँ पर? अमरेली, गुजरात में। पुरुषोत्तम रुपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, कहाँ के? फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के, इन्होंने इसको IVF लैब को क्या करा है? इनको इनकी प्रोडक्टिविटी को, इनकी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमर डेयरी ज्वाइंटली डेडिकेटेड, अब याद रखना है किसने हाथ मिलाया है साथ में भारत सरकार के साथ? अमर डेयरी ने। Notably, IVF is a complex series of procedure used to support fertility and child conception, मतलब उनकी ब्रीड को बढ़ाने के लिए। It is an advanced reproductive technology है जो कि जानवरों में क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। क्यों? to multiply superior female germplasm at the higher rate, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और गुजरात की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो गुजरात से गांधी जी थे अपने, पता है ना सभी को, और गांधी जी के मूवमेंट्स के बारे में। चलो गांधी जी के 3 मूवमेंट बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है, बताना मुझे। अगला आता है इसके बाद टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, अब ये ग्लोबल एयरपोर्ट है, डाटा है कब का है? 10 परफॉर्मिंग को देखना है हमने। अकॉर्डिंग टू ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022, किसने रिलीज करा है? CIRIUM ने। द एविएशन एनालिटिक्स कंपनी है कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु, कर्नाटका, एंड इंदिरा गांधी, ये क्या है? टॉप 10 की लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा है? कंपेगौड़ा याद रखना है आपको, दूसरा इंदिरा गांधी जी वाला। अगर हम बात करें कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका रैंक कितना है? 2nd। इंदिरा गांधी जी वाले की बात अगर हम करें तो 7th रैंक है, टॉप 10 में से इसका 2nd है। ये कौन सा आ गया? 7th आ गया। और टॉप किसने करा है? तो आपको याद रखना है हनेडा एयरपोर्ट, कहाँ का? जापान ने। छत्रपति शिवाजी वाले की बात करें हम, शिवाजी महाराज, सबको पता है इनके बारे में। शिवाजी महाराज की बात करें तो इनका कौन सा आ गया? 11th, मतलब रैंक कौन सा हो गया? 11th। उसके बाद अब ये सिर्फ क्या है?
is the most on-time airlines. Delta Airlines of the US was honored with the Cerium Platinum Award. क्या मिला इनको? Platinum Award मिला है Global Operation Excellence for the 2 consecutive year. तो 2 सालों से US की Delta Airlines को ही ये अवार्ड मिल रहा है. Azul Airlines was a global leader in on-time performance, very important. और Star Flyer of Japan was the leading low-cost carrier. तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर रखना है. उसके बाद अगली अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास डाटा है, ये डाटा आप यहाँ पे साथ साथ में देख लेंगे. अगला आता है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन बैग्स ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन उसको मिला है, ठीक है. तो ये अब हम देखेंगे कि क्या मिला इनको, यहाँ पे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है. तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है. किसने दिया इनको ये अवार्ड? तो FSSAI ने. आप मुझे बताएंगे इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं और ये कब बना था, ये आपका होमवर्क है साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ बताएंगे आप मुझे इसके बारे में. द सर्टिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल. किसने चलाया था ये? FSSAI ने. और अगर आपने खाने के बहुत सारे चीज़ों को देखा होगा तो उनके पीछे भी लिखा होता है इनका नाम. टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज फूड सिस्टम सेफ हेल्दी और सस्टेनेबल फूड. किसके लिए? हमारे लिए. किसको मिला है? वाराणसी को, याद रखना है. और वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो वाराणसी कहाँ पर आता है भाई? उत्तर प्रदेश में. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलिए अगला आता है अपने पास इंडिया का जो 79th चेस ग्रैंड मास्टर है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई. एम प्रणेश जो कि 16 साल के हैं, किस राज्य से संबंध रखते हैं? तमिलनाडु से. वो भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं आफ्टर विनिंग द रिल्टन कप, जो कि कब हुआ था? 22-23. कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में. अगेन इंपॉर्टेंट. और ये द रिल्टन कप इज द फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द फाइड सर्किट. और फाइड के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं. ग्रैंड मास्टर इज द हाईएस्ट टाइटल. मैंने आपको बताया था कि चेस की फील्ड में सबसे हाईएस्ट टाइटल माना जाता है. इट इज अवॉर्डेड बाय वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाइड भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है. चलिए, तो ये थी आपके पास सारी की सारी आज की न्यूज़. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है. ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.